नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं श्रीमती मधु शर्मा, राजनीति विज्ञान की व्याख्याता शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक शाला मिसरोनी में कार्यरत। बच्चों, आज मैं राजनीतिक विज्ञान विषय के अधिकार। बच्चों, अभी मैंने आपको संविधान द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की, बताया। अब आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, नागरिकों को अधिकार, ये जो अधिकार है उसके बारे में बच्चों हमको पढ़ना है। तो प्राचीन काल से मनुष्य ने संघर्ष किया है और आज भी वो संघर्ष कर रहा है। जब से मनुष्य अस्तित्व में आया है, अधिकार की मांग कर रहा है और आज भी अधिकार की मांग कर रहा है। चाहे वो माता पिता से हो, भाई बहनों से हो, समाज से हो, राज्य से हो और अपने टीचर्स से हो, वो लगातार अपने अधिकार की मांग कर रहा है। तो इसलिए बच्चों, अधिकार मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अधिकारहीन मनुष्य एक पिंजरे में बंद पक्षी के समान है। तो आज हम उन्हीं नागरिकों के अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। नागरिकों के जो अधिकार हैं, वो पहला है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। पहला पॉइंट जो दिया है, व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए। क्यों? मैंने अभी बताया है कि नागरिकों को अधिकार प्रदान होना चाहिए और अधिकारहीन व्यक्ति एक पिंजरे में बंद पशु के समान है। और उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो पाएगा? जब तक कि उसको अधिकार नहीं दिए जाएंगे। उसको अधिकार मिलेगा तभी वो अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, अब यदि न्यूनतम जीवन स्तर की जो सुविधाएं हैं, अब जो सुविधाएं हैं जैसे आपका रोटी, कपड़ा और मकान, ये सुविधाएं, अब आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा कि आप काम करें, आप श्रम करें। तो यदि ये अधिकार आपको प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा? आप अपने ये 3 न्यूनतम चीज जो वस्तुएं हैं उनको उनका उपभोग कर सकते हो, उनको जुटा सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों, नागरिकों को अधिकार मिलना चाहिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक। अब बच्चों, दूसरा है शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना। अब शोषण के विरुद्ध आवाज का तात्पर्य क्या है? हमारे संविधान में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यवहार और बेकार तथा अन्य जबरदस्ती पर प्रतिबंध लगाना, रोक लगाना। कहने का तात्पर्य है कि मानव के अंगों की तस्करी कोई भी उसकी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि जबरदस्ती नहीं कर सकता, जबरदस्ती इस पर अत्याचार नहीं कर सकता। ये कहलाता है शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का। अब इसी में अनुच्छेद 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए अनुच्छेद 24 में बताया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। चाहे वो काम कारखाने का हो जहाँ पर खतरा अधिक हो, चाहे वो आपका होटल हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई ढाबा हो, वहाँ पर
14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए। यदि कोई काम करा रहा है तो ऐसी स्थिति में उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो वो कोर्ट में जा सकता है उसके खिलाफ। तो ये होता है आपका शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए। अब तीसरा आता है असमानताओं को कम करना। अब संविधान के द्वारा बच्चों हमें समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का संरक्षण प्राप्त होता है। ये कहने का मतलब है चाहे वो व्यक्ति किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कोई लिंग हो, तो सभी को समान अधिकार है, समानता का अधिकार है। कानून के समक्ष भी वो समान है, चाहे वो धनी है, चाहे वो निर्धन है, कोई भी व्यक्ति है उसको कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। तो बच्चों ये असमानताओं को कम करने के लिए नागरिकों को अधिकार प्राप्त होना चाहिए ताकि देश में असमानता को कम किया जा सके। सभी व्यक्ति समान है, सभी को समान कानून का संरक्षण प्रदान है। इसलिए अपने आप जब हम समानता को लाएंगे तो असमानता अपने आप कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये हुआ नागरिकों का अधिकार। अब बच्चों हमको देखना है कि अधिकार का अर्थ। अधिकार का अर्थ है हक। हक जिसको हम कहते हैं बच्चों, व्यक्ति के अधिकार जो है वो प्रकृति से और ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं। इसी के माध्यम से वो लोगों की प्रगति होती है, प्रोग्रेस होता है, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति एक खुशहाल जीवन जीने में सक्षम होता है। तो ये कहलाता है क्या? अधिकार, व्यक्ति का अधिकार। यदि हमारा जो अधिकार है, हक है, हमसे छीना जाए, ना मिले हमें, हम विरोध हम विरोध उसका कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं और मुकदमा भी कायम कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा हक है। प्राय बच्चों आपको सबको समझ में आ गया ना कि अधिकार क्या है? अधिकार ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। और किस लिए प्रदान किया गया? कि हम एक आनंदमय जीवन जी सके। यह हमारा हक है। इसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकते हैं, इसके उसका उल्लंघन हुआ तो ये अधिकार हमारा हक है और इसको हमें कानून के आधार पर उसका प्रयोग करना चाहिए। अब इसके संबंध में प्रोफेसर लास्की जो कि हमारे राजनीतिक विचारक हैं, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं अधिकार के संबंध में, परिभाषा के संबंध में। अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिनके न होने से सामान्यतः व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, जो कि अभी मैंने आपको बताया ही बच्चों। मैंने अभी आपको बताया है कि यदि हमको अधिकार प्राप्त नहीं होगा तो हम सामान्य जीवन की जो परिस्थितियां हैं हम उनका क्या कर सकते हैं? उसका उपयोग ही नहीं हो पाएगा हमारा। हम उसको क्यों? क्योंकि हमें अधिकार ही नहीं है। क्योंकि इसको पहले मैंने आपको बता चुकी हूँ कि अधिकारहीन व्यक्ति की क्या स्थिति है? एक पिंजरे में बंद पक्षी के समान है। इसलिए अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। फिर आगे देखते हैं हम
प्रोफेसर टी.एच. ग्रीन के शब्दों में इन्होंने कहा है अधिकार के विषय में क्या आश्रय है उनका। उनका आश्रय है कि अधिकार का आश्रय उन शक्तियों से है जो नैतिक जीव होने के नाते मानव के कार्यों को पूर्ण करने हेतु अनिवार्य होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊंगी कि कानूनी अधिकारों का मानना अनिवार्य होता है, क्योंकि कानून तोड़ने वालों को दंड दिया जाता है, क्योंकि कानून के समक्ष सभी समान हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि कानून के समक्ष सभी समान। तो इस प्रकार ये प्रोफेसर टी.एच. ग्रीन ने अधिकार के संबंध में अपना आश्रय दिया। अब आता है ऑस्टिन के शब्द। ऑस्टिन एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से कार्य करने की या कुछ कार्य को रोकने की क्षमता है। इसके बाद चौथा है ब्रेन पीटर्स के अनुसार उन्होंने अधिकार के संबंध में अपने विचार दिए कि अधिकार की स्थापना एवं सुस्थापित नियम द्वारा होती है। नियम जो बनाए जाते, कानून बनाए जाते, नियम यानी कानून, वो नियम कानून पर आधारित हो या परंपरा पर आधारित हो, ऐसे इस प्रकार अधिकार की स्थापना की जाती है। ये पीटर्स ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। इसके बाद है आपका लॉक के अनुसार। लॉक, प्रोफेसर लॉक है राजनीतिक विचारक। उनके अनुसार जो प्रकृति या ईश्वर ने हमें अधिकार होने के नाते प्रदान किए हैं, ये अधिकार सभी मनुष्यों को जन्म से प्राप्त होते हैं और कोई राज्य या संस्था इन अधिकारों को छीन नहीं सकती है। जबकि मैंने जब शुरू में आपको बताया था कि ईश्वर के द्वारा, प्रकृति और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है हमें अधिकार, यदि इसे कोई छीन नहीं सकता। यदि राज्य यदि इन अधिकारों की रक्षा न करे तो ऐसे राज्य के विरुद्ध में हम विद्रोह कर सकते हैं, और विद्रोह करना भी उचित होगा। राज्य का निर्माण ही लोगों की रक्षा के लिए हुआ। हम राज्य का गठन क्यों करते हैं, क्यों निर्माण करते हैं? ताकि वे हमारे अधिकारों को, हमारे जीवन की रक्षा करें। तो बच्चों, ये हम अभी अधिकारों अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी परिभाषा के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्राय सभी बच्चों को क्या है अधिकार, उसकी परिभाषा क्या है, ये प्राय सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों, अधिकार के कितने प्रकार, मनुष्य को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनमें कौन कौन से प्रकार हैं, ये हम प्रकार पर आज इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। जैसे इसमें दिया पहला राजनीतिक अधिकार, दूसरा नैतिक अधिकार, तीसरा आर्थिक अधिकार, चौथा वैधानिक एवं कानूनी अधिकार, पांचवा सामाजिक अधिकार, छठवां विशेष अधिकार। ये 6 अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए। तो सबसे पहले हम देखें राजनीतिक अधिकार क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं बच्चों। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले राजनीतिक अधिकार है, ये इसका तात्पर्य है व्यक्ति की राज्य के कार्यों में भागीदारी से। कहने का मतलब है कि व्यक्ति शासन की गतिविधियों में भाग ले सकता है
अब शासन की गतिविधियां क्या है, जैसे कि मत देना, जैसे चुनाव होते हैं, हमने चुनाव वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें देखा था कि जब चुनाव किए जाते हैं तो नागरिकों को मत देने का अधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार होता है। तो ये जो अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत ही प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं। दूसरा आता है कि चुनाव में खड़े होने का, भाई उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े होने का अधिकार होता है। किस अधिकार के अंतर्गत? राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत। फिर इसी के अंतर्गत हमें यह अधिकार भी प्राप्त है कि सरकार का विरोध करने का। बच्चों, आप सभी ने प्रजातंत्र लोकतंत्र पढ़ा है, और भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन, यानी जनता का शासन होता है। और ऐसी स्थिति में सरकार यदि जनता के हितों की अवहेलना कर रही है, विरोध कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जनता को अधिकार है कि वो सरकार का विरोध करे। ये किसके अंतर्गत आता है? राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत हम नागरिकों को प्रदान किया गया है। अब इसके बाद है राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत ही, जैसे राजनीतिक पार्टियां बनाना, राजनीतिक दल बनाना, ये क्या है? ये अधिकार भी क्या है हमारा? इसी अंतर्गत आता है, राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। हम भाषण दे सकते हैं, हम विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार हमें किसके माध्यम से प्राप्त हुए हैं बच्चों? राजनीतिक अधिकार के माध्यम से हमें ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब बच्चों, ये राजनीतिक अधिकार है, प्राय बच्चों सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नागरिकों के अधिकारों के अंतर्गत हम दूसरा अधिकार पढ़ते हैं। दूसरा अधिकार क्या है? नैतिक अधिकार। ये जो अधिकार है, मानव चेतना के बल पर आधारित है। ये अच्छाई एवं न्याय की मानवीय भावना पर आधारित है बच्चों। मानव की भावनाओं पर आधारित है, नैतिक अधिकार है। अच्छाई और जनमत की भावना नैतिक अधिकारों के पीछे अनुमोदन करती है, जो लोगों को सद्बुद्धि द्वारा प्राप्त है। इसके संबंध में बच्चों में एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ। मैं बताती हूँ कि अध्यापक को अपने विद्यार्थी से सम्मान पाने का अधिकार है। कोई टीचर्स है, टीचर्स चाहेगा कि भाई विद्यार्थी हमारा सम्मान करे। ये क्या कहलाता है? एक नैतिक अधिकार है। लेकिन ऐसे अधिकारों के बारे में यह कठिनाई है कि न्यायालय उन्हें लागू नहीं कर सकता। न्यायालय उन्हें लागू नहीं कर सकता। ये तो उनका प्रवर्तन मात्र विद्यार्थी की सद्बुद्धि पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थी चाहे तो वो अपने शिक्षक के प्रति सम्मान करे, उसकी भावना हो सम्मान की शिक्षक के प्रति, तो ये कहलाता है अपना नैतिक अधिकार। बच्चों, आपको नैतिक अधिकार समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं तीसरे आर्थिक अधिकार पर। तो आर्थिक अधिकार जो है, मानव जीवन की न्यूनतम 3 आवश्यकताओं पर आधारित है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि व्यक्ति का विकास कब होगा? जब उसे उसके न्यूनतम जीवन स्तर की जो आवश्यकताएं प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर भी वही प्रश्न उठता है बच्चों कि मानव जीवन की 3 न्यूनतम आवश्यकताएं। पहला, रोटी, कपड़ा और मकान। इस अधिकार का संबंध व्यक्ति के व्यवसाय या उसके लाभदायक प्रयोजन से है, ताकि इन तीनों आवश्यकताओं का समाधान हो जाए।
इनमें उचित तरीकों से अपनी जीविका कमाने का अधिकार है उसे, जैसे काम करने का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार, श्रमिकों को पारिश्रमिक पाने वाले कार्यों के लिए सौदेबाजी करने का अधिकार। ये जो सारे अधिकार होते हैं आर्थिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, ये दिए जाते हैं कि भाई यदि व्यक्ति पारिश्रमिक कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसने जो कार्य किया है अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, उसे उतना पारिश्रमिक दिया जाए। इसके लिए वो बात कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, और ये अधिकार होगा किससे होगा? आर्थिक अधिकार से। फिर आता है चौथा, वैधानिक व कानूनी अधिकार। ये कानूनी अधिकार जिन्हें राज्य द्वारा स्वीकार और लागू किया जाता है। राज्य की कानूनी अदालतें कानूनी अधिकारों को लागू करती हैं। व्यक्ति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ भी कानून किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं कानून। सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के कानूनी अधिकारों का पालन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कानून के समक्ष समान, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, समान समझा जाएगा। तो बच्चों, आपको ये वैधानिक कानून समझ में आया कि इसमें कानून के समक्ष किसी भेदभाव को नहीं समझा जाएगा, चाहे वो धनी हो, पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए भी कानून कैसा? समान। तो ये कहलाता है कानूनी अधिकार। अब इसके बाद हम देखेंगे बच्चों सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार व्यक्ति के जीवन और संपत्ति से है। तो कहने का तात्पर्य हो जाएगा कि आत्मरक्षा का अधिकार। आत्मरक्षा, आत्मरक्षा क्या होता है बच्चों? आत्मरक्षा यानी अपने स्वयं की रक्षा। हमें कोई बिना कारण के, बिना उसके मार नहीं सकता। यदि मारेगा तो हमें भी क्या अधिकार है? हमें भी क्या, हम उसका सामना करेंगे। तो ये कहलाता है आपको, आप अपने स्वयं की रक्षा करना, हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, ये कहलाता है आत्मरक्षा का अधिकार। तो बच्चों, ये सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब सामाजिक अधिकार में सभी समान है। अब इसमें आपको है, इसी के अंतर्गत आएगा भ्रमण करने का, भ्रमण यानी घूमने का भी है, और इसी के अंतर्गत आ जाता है आप धर्म का भी कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये भी आपको दिया गया। आप समाज में रहने वाले व्यक्ति कोई भी किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों, आपको मालूम है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, और इस देश में बच्चों को धर्मनिरपेक्ष, सभी नागरिकों को बच्चों धर्मनिरपेक्ष अधिकार दिए गए। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य होता है कि नागरिक किसी भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से मान सकता है। राज्य के द्वारा, देश के द्वारा किसी एक धर्म को विशेष प्रधानता नहीं है। भारत में सभी धर्मों को सम्मान से देखा जाता है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। जैसे कि बच्चे आप देखते हैं, हिंदू धर्मों का आता है दीपावली, होली, दशहरा, तो उसमें हिंदुओं के लिए अवकाश दिया जाएगा, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, राज्य सम्मान देता है उन धर्म को। फिर जैसे आप मुस्लिमों का आता है कि ईद आती है, तो ईद में भी राज्य के द्वारा उस धर्म को सम्मान दिया जाता है। आप जैसे क्रिश्चियनों का आता है कि क्रिसमस डे, उसमें भी उस धर्म के लोगों को सम्मान दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि राज्य सभी धर्म को सम्मान देता है, किसी एक धर्म को विशेष सम्मान नहीं देता, सभी को सम्मान समझता है। तो ये सब आते हैं आपके सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों, लास्ट का जो हमारा अधिकार है, विशेष अधिकार। विशेष अधिकार, अब इसके
अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो विशेष अधिकार में पहला आता है इसमें, प्रत्येक नागरिक को काम करने का अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ है उन वस्तुओं तथा पदार्थों में व्यस्त होने का अधिकार, उत्पादन में, जो समाज के लिए अनिवार्य है। तो पहला विशेष अधिकार कहलाता है। कहने का मेन कारण है कि काम करने का अधिकार होना चाहिए। तो काम कैसा, जो समाज के लिए अनिवार्य है। दूसरा आता है, प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त पारिश्रमिक का अधिकार होना चाहिए। पारिश्रमिक का अधिकार, अब पारिश्रमिक इसका क्या अर्थ होगा, जो मैंने अभी आपको बताया था बच्चों, कि जो काम करते हैं उन्हें उनके श्रम के आधार पर उतनी निश्चित राशि मिलना चाहिए। ये कहलाएगा, आप पारिश्रमिक कहलाएगा कि भाई वो श्रम तो कर रहा है और उसको उतना श्रम के आधार पर उतना पारिश्रमिक, उतनी राशि नहीं दी जा रही है, गलत है। तो यहाँ पर विशेष अधिकार के आधार पर नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं कि वो अपनी पारिश्रमिक राशि प्राप्त कर सकता है। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।